नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे त्रिविम प्रभाव के बारे में। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहीं कहीं पे नाम मिलता है, त्रिविम बाधा। ठीक है ना। तो ये अपने लेब असिस्टेंट के सिलेबस में है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आपने त्रिविम प्रभाव आपने छोड़ दिया, भूल गए क्या उसको? नहीं भूला भाई, मेरे पास सिलेबस है, ऐसे ही थोड़ी आता हूँ मुंह उठा के। तो सारी चीजें करवाऊंगा, वो आप टेंशन मत लो। जो जो आपके सिलेबस में है एक एक पॉइंट कवर होगा। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुन लो कान खोल के। स्टेरिक इफेक्ट की पूरे यूट्यूब पर छान मार लेना, ढूंढ लेना। अगर कहीं पे क्लास मिल जाए तो मेरे से मत पढ़ना, मेरे से मत पढ़ना, मैं आपको सीधा कह रहा हूं। अगर आपको स्टेरिक इफेक्ट की यूट्यूब पर ऐसी सुव्यवस्थित क्लास मिल जाए, हाँ मिल सकती है आपको, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो मिल सकता है। उस वीडियो में या तो वो कोई एग्जाम्पल की बात करेंगे, या फिर इंग्लिश मीडियम के अंदर प्योर कंटेंट होगा, एक हाई लेवल का जेई एडवांस लेवल का कंटेंट होगा, जहां से आपकी समझ विकसित ही नहीं है वो वहां से उठाएंगे, बेसिक से नहीं उठाया जाएगा। और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, मेरी क्लास मत देखो, एक बार यूट्यूब पे आप ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, कहीं और से देख लेना। अगर समझ में आ जाए तो मेरी मत देखना, क्योंकि यूट्यूब पर क्लास है ही नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने सर्च किया है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यूट्यूब पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। एकमात्र चैनल है बायोमित्रा, या एकमात्र व्यक्ति है मनी जानी जो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको करवा रहे हैं लेब असिस्टेंट के अंदर। या आप कोई भी लेक्चर देख लेना, नीट के अंदर भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? एनसीईआरटी के अंदर 2 ही लाइनें हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ज्यादा घमंड मत करो, हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी में 2 लाइनें हैं, तुम और ज्यादा भेजा खराब करोगे, उसको ढूंढोगे। मैं बता रहा हूँ 11th क्लास का जो चैप्टर है ना, उसके अंदर इसकी 2 लाइनें दे रखी, एक उसकी परिभाषा और एक उसका एग्जाम्पल। ठीक है, क्या समझ लोगे उसमें? टोटल एनसीईआरटी की 4 लाइनें ही हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्लियर कर लोगे उन 4 लाइन से, कर सकते हो, बहुत बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, सवाल गलत ना हो, किस प्रकार का सवाल बनता है स्टेरिक हिंड्रेंस से और होती क्या है एक्चुअली। मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं, मैं उसके ऊपर बहुत काम करके आता हूं। ये चीज आपको क्लास में अगर आपने नोटिस की होगी तो पता चलेगा। मैं ये प्रयास करता हूं कि इसको आसान से आसान शब्दों में समझाया जाए। ये हर कोई नहीं करता है। आप जेई एडवांस लेवल के लेक्चर देखोगे तो वो एक लेवल से उठाते हैं उस चीज को, वो ये मान के चलते हैं कि ये इतनी तो बच्चों को आती है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। मैं ये भी नहीं मानता, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से। जमीन होती है ना, जमीन के भी नीचे क्या होता है, पाताल, पाताल से लेके आता हूँ। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। स्टेरिक इफेक्ट, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है इसमें। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बढ़िया समझाऊंगा बाकी कोई नहीं, क्योंकि क्लास ही नहीं है कहीं पे, एक ही क्लास है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से स्टेरिक इफेक्ट की क्लास आपको यहीं से देखनी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, एक रिएक्शन बताऊं, फिर आपको जो है ना उसको मैं अच्छे से बताऊंगा, एक रिएक्शन में बताऊं। देखो इसमें डरना नहीं है कि सर ये रिएक्शन कैसे होगी, ये बताओ सर, वो अलग बात है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। लेकिन अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूं उसको समझो। मेरे पास एक बेंजीन है, ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं। हाँ सर बेंजीन बोलते हैं। अगर मैं बेंजीन के ऊपर COOH ये ग्रुप लगा दूं, अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं, COOH ग्रुप लगा दूं, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन बेंजीन तो ये हो गया, और ओइक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं भाई, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक समूह मैंने लगा दिया, तो यहां पर ये हो गया बेंजोइक समूह, या सॉरी बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड, ये हो गया। अब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, ROH। ठीक है, ROH से इसकी रिएक्शन करवाता हूं। मैं यहां पे करवाना क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पे करवाना चाह रहा हूं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? अपन के सिलेबस में ये भी है, अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें अपन पढ़ेंगे कि अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ये सारी की सारी रिएक्शन, और विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ये 4 अभिक्रिया होती है, उसमें एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन?
इसका मतलब प्रतिस्थापन, नाम से समझ में आ रहा है प्रतिस्थापन, यानी कि एक को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है तो उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही तो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? एक को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, उसको रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब यहां पर देखो, ये बेंजोइक एसिड ये क्या है? आपका अभिकारक है। और हमने क्या कहा कि इसके अंदर अभिकारक के बंध टूटते हैं। क्यों टूटते हैं अभिकारक के बंध? जब कोई आक्रमणकारी समूह अभिकर्मण करता है। तो यहां पर ये क्या है? इसका अटैकिंग रिएजेंट है। ये क्या है? आक्रमणकारी समूह है। ये आक्रमणकारी समूह है। समझ गए मेरी बात को? ये है आपका आक्रमणकारी समूह। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी कि ये जो आर है ना, ये आर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा देगा। इस हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह आर आ जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार की होगी। देखो ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर पहले COOH था, H को हटा करके उसकी जगह कौन आ गया? R आ गया, है ना? तो COOR। और क्या बचा? देखो साथ में क्या बचा? देखो OH तो इधर से बच रहे हैं और हाइड्रोजन ये वाला इधर आ गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि जल बच रहा है। बताओ पहले तो ये रिएक्शन समझ में आई नहीं आई? बताओ समझ में आई? इसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं एस्ट्रीकरण। हिंदी में बोलते हैं एस्ट्रीकरण, इंग्लिश में एस्टेरिफिकेशन। तो ये बेंजोइक एसिड का एस्टेरिफिकेशन हुआ है। यहां पर ये जो रिएक्शन हुई है ना, इसके अंदर बेंजोइक एसिड का एस्टेरिफिकेशन हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। बताओ इतनी चीजें समझ में आई? सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो? हमें स्टेरिक इफेक्ट बताओ। अब ध्यान से सुनो, एक मैं बेंजोइक एसिड लिखता हूं। ये मैंने लिख दिया बेंजोइक एसिड, ये मैंने लिख दिया बेंजोइक एसिड, जिसके ऊपर मैंने क्या कर दिए? ये COOH, ठीक है ना? और इसके अंदर भी मुझे जो है वो ROH की रिएक्शन करवानी है। मुझे इसके अंदर भी क्या करवाना है? एस्टेरिफिकेशन करवाना है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है आप समझ चुके हैं कि सर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके यहाँ पे क्या लगाने हैं? सर हमें R लगाना है। यही तो होता है एस्टेरिफिकेशन। चल अब यहाँ पर ये तो रिएक्शन सेम हो जाएगी, मैं इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप। दिख रहा आपको? दिख रहा नहीं दिख रहा? चलो मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 ग्रुप, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप। समझ गए मेरी बात को? इतना सा चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होना चाहिए। ये जो बेंजीन है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उससे ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ये क्या है? ऑर्थो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ऑर्थो। भाई ये भी ऑर्थो है, सेम डिस्टेंस है, तो ये भी ऑर्थो। फिर ये होती है मेटा, ये भी मेटा, और ये होती है पेरा। तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे पास में होती है ऑर्थो, मेटा और पेरा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर जो ऑर्थो, अब कुछ लोग इसको लोन पेयर समझ लेंगे। सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती मामले। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो स्थिति पर मैंने क्या कर दिया? CH3 समूह जोड़ दिए। मैंने क्या कर दिया? एल्किल ग्रुप जोड़ दिए। और ये जो एल्किल ग्रुप है, अब क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो, ये जो एस्टेरिफिकेशन है ना, जैसे ही मैंने ये CH3 जोड़े, अब यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। यानी कि इन CH3 समूह ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से एस्टेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आगे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है? क्या हो गया? इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर देखो ये क्या होते हैं? अटैकिंग रिएजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर OH अटैकिंग रिएजेंट था, तो ये यहाँ पर जाकर के आक्रमण करता है, ठीक है ना? ROH जो है यहाँ पे जाके आक्रमण करता है। यहाँ पर भी OH ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पर जाके अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो CH3 समूह होते हैं ना, ये CH3 समूह इस फंक्शनल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से बचाते हैं। इनका काम ही यही है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे ना, जो अटैकिंग रिएजेंट, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो, अगर वो अटैक करेंगे तो उससे फंक्शनल ग्रुप को बचाना है। मतलब उस न्यूक्लियोफाइल और फंक्शनल ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन नहीं होने देना है। ये काम किसका है? ये काम इन CH3 समूह का है। और इन CH3 समूह को अपन कह देते हैं बल्की ग्रुप। नाम याद रख लोगे? बल्की ग्रुप या भारी समूह, बड़े समूह, कुछ भी कह सकते हो। बल्की का मतलब क्या होता है? भारी, बड़े, एक ही बात है। तो इंग्लिश वाले याद रख लेना, बल्की ग्रुप।
और हिंदी मीडियम वाले भारी समूह या बड़े समूह। ठीक है, क्या अभी तक समझ में आया? अभी तक सर हमें यह समझ में आया कि अगर बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड का तो एस्टरीफिकेशन हो जाता है, लेकिन अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पर एस्टरीफिकेशन नहीं होगा, वहां पर एस्टरीफिकेशन नहीं होने देंगे ये बल्कि ग्रुप। समझ गए मेरी बात को? और ये जो बल्कि ग्रुप एस्टरीफिकेशन नहीं होने देते हैं ना, इन बल्कि ग्रुप की वजह से, देखो एक बार इतना समझो फिर मैं आगे बताऊंगा, एक बार इतना समझो, इसको मैं लिखवाऊं किस लिख लोगे खुद? लिखवा देता हूं। सामान्यतः किसी फंक्शनल ग्रुप, एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप, सामान्यतः किसी फंक्शनल ग्रुप पर कोई आक्रमणकारी समूह, अटैकिंग रिएजेंट, कोई आक्रमणकारी समूह, अभिकर्मक, आक्रमणकारी समूह, अभिकर्मक दोनों क्या लिखते हैं? आक्रमणकारी समूह आक्रमण करता है और उनके बीच इंटरेक्शन हो जाता है। इंटरेक्शन का मतलब क्रिया हो जाती है, उनके बीच इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे कि ऊपर वाले केस के अंदर आप देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप हिंदी में आप लिख सकते हैं भारी समूह, भारी समूह, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये कौन? बल्कि ग्रुप, तो ये बल्कि ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं यार इसको? देखो ये मैं लैंग्वेज खुद बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे मिलेगी, ना ना ना, बल्कि ग्रुप लगे हुए होते हैं तो बल्कि ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कहां से? न्यूक्लियोफाइल से, है ना? तो इसको अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना? इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, है ना? इंग्लिश वाला समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्ट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को बचाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से। ठीक है ना? तो पूरा क्या बना देखो, सामान्यतः किसी फंक्शनल ग्रुप पर जब कोई, ये फंक्शनल ग्रुप है, जब कोई आक्रमणकारी समूह, अभिक्रमक या आक्रमणकारी समूह आक्रमण करता है तो उनके बीच इंटरेक्शन हो जाता है, यानी कि एस्टरीफिकेशन यहाँ पे हो गया था। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये प्रोटेक्ट फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? तो ये फंक्शनल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल से बचाते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल से बचाते हैं, यानी कि उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होने देंगे। समझ गए मेरी बात को? इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल सा आपको करना है कि अगर ऑर्थो स्थिति पर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप क्या हो सकता है? मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। तो बल्कि ग्रुप कोई भी अगर लगा हुआ है ऑर्थो स्थिति पर तो वो वहां पर रिएक्शन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इसको अटैक नहीं करने देगा। ये दो लगे हुए हैं इसके, अपन ये मान सकते हैं ये इसके पहरेदार है। ध्यान से समझो, यहाँ पर इसके कोई चौकीदार नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, तो ये आराम से जाएगा, अटैक करेगा। यहाँ पे इसको अटैक नहीं करने देंगे, इधर से भी नहीं करने देगा, चौकीदार इधर भी खड़ा है, इधर से भी नहीं करने देगा, चौकीदार इधर भी खड़ा है ना? तो अगर ऑर्थो स्थिति पर वहां पर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये उस अटैकिंग रिएजेंट को अटैक नहीं करने देंगे। ये तो अपन जनरल भाई नॉर्मली भी समझ सकते हैं ना कि भाई अपना एक घर है जिसके दो दरवाजे हैं, अपना एक घर है जिसके दो दरवाजे, एक आगे एक पीछे।
अगर वहां पर कोई भी चौकीदार नहीं है तो कोई भी चोर घुस सकता है, उधर से चाहे तो उधर से घुस सकता है, इधर से चाहे तो इधर से घुस सकता है। तो ये वाली कंडीशन इसके अंदर हो रही है, कोई पहरेदार नहीं है, ना इधर है ना इधर है, तो यहाँ से रिएक्शन हो जाती है, एस्ट्रिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर मान लो हमने आगे के दरवाजे पे भी एक चौकीदार खड़ा कर दिया और पीछे के दरवाजे पे भी चौकीदार खड़ा कर दिया, अब उस चोर को आने में दिक्कत होगी, आगे से भी नहीं आ सकता, पीछे से भी नहीं आ सकता, अटैक थोड़ी करने देगा चोर, उस चोर को घर में थोड़ी घुसने देगा चौकीदार, नहीं देगा। तो वही स्थिति यहाँ पर इस एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, रख लोगे याद, रख लोगे। चलो मिटाओ इसको, अब देखो अब देखो, अब स्टेरिक इफेक्ट की जो एनसीईआरटी में परिभाषा लिखी गई है वो मैं बताने जा रहा हूं, फिर समझाऊंगा भी, पहले सुन लो। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है। अब देखो स्टेरिक इफेक्ट की जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है परिभाषा, वो ये लिखी हुई है कि जब किसी मॉलिक्यूल में दो बल्कि ग्रुप, दो भारी समूह या बल्कि ग्रुप अपन कह सकते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में दो बल्कि ग्रुप पास पास होते हैं, तो जगह की कमी के कारण उनमें प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन, हिंदी में मतलब और अच्छा लिखना चाहिए तो धक्का मुक्की, उनमें प्रतिकर्षण या धक्का मुक्की होती है, ठीक है ना। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। ये है बस एनसीईआरटी के अंदर ये परिभाषा दे रखी है कि जब किसी मॉलिक्यूल पर दो बल्कि ग्रुप पास पास लगे हुए हैं, जब किसी मॉलिक्यूल पर दो बल्कि ग्रुप पास पास लगे हुए हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को धक्का मारेंगे वो, ठीक है ना, पास पास होंगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और इसे को अपन कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं एग्जांपल से, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिस और ट्रांस एल्कीन। पता है आपको सिस और ट्रांस एल्कीन क्या होता है? सिस एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है उसके एक तरफ समान समूह स्थित होते हैं, और ट्रांस के अंदर विपरीत अपोजिट साइड में सेम ग्रुप होते हैं। तो भाई मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये मेरे पास क्या है, CH3 हाइड्रोजन। अच्छा ये क्या है सर? ये सर सिस है सर, ये सिस है। ट्रांस बनाओ देखिए, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सर ट्रांस। बताओ इतना सबको क्लियर है? सिस और ट्रांस क्या होता है ये तो क्लियर है। आइसोमेरिज्म समावयवता आपने मेरे साथ पढ़ी है, तो इनमें तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी, नहीं पढ़ा है तो आ रही होगी। तो सिस और ट्रांस ये होते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब किसी मॉलिक्यूल में दो बल्कि ग्रुप पास पास में होते हैं, यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप है देखिए, ये बल्कि ग्रुप पास पास में, यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों पास पास में है, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे ये कहा गया कि जब किसी मॉलिक्यूल में दो बल्कि ग्रुप पास पास होते हैं, ये पास पास में, तो जगह की कमी के कारण, पास पास होंगे तो जगह की कमी होगी, और जगह की कमी के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि ये वाला जो है ना, ये इसको इधर धक्का देगा और ये वाला इसको इधर धक्का देगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। और यहाँ पर क्या लग रही है, त्रिविम बाधा लग रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कोई अलग नहीं है, ये जो त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस अपन कहते हैं, त्रिविम प्रभाव जो कहते हैं, वो यही है कि जब बल्कि ग्रुप एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, बल्कि ग्रुप जब पास पास होंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, उसी को स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? कोई अलग से चीज नहीं है कि सर स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। अभी मैंने परिभाषा बताई कि जब किसी मॉलिक्यूल में दो बल्कि ग्रुप पास पास में होते हैं तो जगह की कमी हो जाती है, पास पास होंगे तो जगह की कमी होगी, तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, और इसी को हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है,
इसमें त्रिविम बाधा लग रही है, जबकि इसके अंदर त्रिविम बाधा का कोई प्रभाव नहीं है। इसमें त्रिविम बाधा नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? इसमें त्रिविम बाधा नहीं लग रही क्योंकि इनके अंदर जो बल्कि ग्रुप है ना, ये बल्कि ग्रुप के बीच में दूरी क्या है? कम है। बल्कि ग्रुप जो भारी समूह है, भारी समूह के मध्य दूरी कम है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर दूरी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे दूरी क्या है? ज्यादा है। भारी समूह के बीच में दूरी ज्यादा है और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो स्टैटिक इफेक्ट नहीं लगेगा। बल्कि ग्रुप के बीच में डिस्टेंस कम होगी तभी लगेगा। जैसे कि बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो पर लगे हुए थे, डिस्टेंस कम थी तब स्टैटिक इफेक्ट लग रहा था, तब एसिडिफिकेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पर सिस के अंदर जो है वो पास पास होते हैं, ट्रांस के अंदर दूर दूर होते हैं, तो सिस के अंदर त्रिविम प्रभाव लगेगा, त्रिविम बाधा लगेगी, ट्रांस में नहीं लगेगा। एक चीज यहाँ पर याद रखना कि अगर त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, अगर त्रिविम बाधा ज्यादा होगी तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और स्थायित्व कम होगा, और स्थायित्व कम होगा। इस चीज को नोट करके लेना है, ठीक है। अब यहां पर देखो त्रिविम बाधा किसमें है सर? इसमें है। अगर इसके अंदर त्रिविम बाधा ज्यादा है तो इसके अंदर ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा सर इसकी ज्यादा होगी। और स्थायित्व क्या होगा? स्थायित्व सर कम होगा सर। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूं त्रिविम बाधा नहीं है मतलब ऊर्जा इसकी कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या होगा? स्थायित्व इसका सर ज्यादा होगा। और यही चीज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर भी देखी थी कि जो ट्रांस एल्किन होती है उसकी स्टेबिलिटी सिस एल्किन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने एल्किन की स्टेबिलिटी देखी हाइपर कॉन्जुगेशन में, वहां पे मैंने बताया कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। अगर आप पिछली क्लास रिवाइज करके आए हैं तो ये पता है आपको क्यों होती है ज्यादा। वो रीजन है स्टेरिक हिंडरेंस, वो रीजन यहाँ पे समझना है। उसका कारण है स्टेरिक हिंडरेंस कि सिस के अंदर तो स्टेरिक हिंडरेंस होता है जिससे उसका स्थायित्व कम हो जाता है। स्टेरिक हिंडरेंस स्थायित्व को कम करता है। अगर किसी के अंदर त्रिविम प्रभाव लग रहा है तो वो उसके स्थायित्व को कम करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर सिस के अंदर त्रिविम प्रभाव लग रहा है, त्रिविम बाधा यहां पर है, इसका मतलब इसका स्थायित्व कम है क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा है। जबकि इसके अंदर सर डिस्टेंस दूर दूर है ना, दूरी ज्यादा है, तो इसके अंदर त्रिविम बाधा नहीं लगेगी। अगर त्रिविम बाधा नहीं लगेगी तो स्थायित्व इसका ज्यादा होगा। कैसे याद रखोगे? ये नोट करके लिख लो कि अगर त्रिविम बाधा ज्यादा है या त्रिविम बाधा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी और स्थायित्व कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। समझ गए मेरी बात को? ये लाइन आपको याद रखनी है, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इमेजिन करिए जैसे कि आप किसी बस के अंदर है, आप किसी बस के अंदर और ऐसी बस के अंदर है जो पूरी खचाखच भरी हुई, पूरी खचाखच मतलब उसने पूरी ऐसे भर दिया दाब दाब के। अब जब पूरी खचाखच भरी हुई है तो लोगों के बीच डिस्टेंस कम होगी, एकदम ऐसे पिछले में रहेंगे, उनके बीच की दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे। तो यही तो स्टेरिक इफेक्ट है। ऊपर क्या लगा हुआ है पढ़ो देखो, यही तो है कि जब किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को बस मान लो, मॉलिक्यूल को बस मान लो, उसमें दो बल्कि ग्रुप पास पास होंगे। आप ये मान लो कि दो व्यक्ति बस के अंदर या जितने भी व्यक्ति वो पास पास खड़े हुए चिपके हुए हैं, ठीक है ना। तो जगह की कमी होगी भाई, पास पास खड़े होंगे तो जगह की तो कमी होगी। बस की तो उतनी ही साइज है, उसके अंदर बहुत ज्यादा भरेंगे तो फिर उसको ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। अगर देखो बस खाली है पूरी, तो एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4-5 लोग। लेकिन बस को पूरा भरा हुआ है, 50 लोग भर दिए, तो सारे के सारे ऐसे होंगे, है ना, सारे के सारे ऐसे होंगे, ऐसे होंगे तो उनके भी जगह की कमी होगी, और जगह की कमी होगी तो फिर एक इधर से एक इधर से होता है, ऐसा धक्का मुक्की करते हैं बस में। देखो सारे के सारे जनरल कैसे जुड़े हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको सोचना चाहें, थोड़ा सा किताबों से बाहर बियॉन्ड ऑफ द बुक्स सोचना चाहें तो आपको ये बहुत आसान है। मैंने देखो पीछे जो बात बताई वो भी मैंने आपको एग्जांपल से बताई बताई नहीं बताई कि भाई ये घर है, एक दो इधर भी चौकीदार इधर भी चौकीदार खड़े हैं, तो कोई उस पर अटैक नहीं करेगा। नहीं है तो नहीं करेगा, है तो कर लेगा। क्या बोल रहा हूं, नहीं है तो करेगा, और अगर है तो नहीं कर पाएगा। इसके अंदर भी देखो बस वाला एग्जाम्पल कितना बढ़िया सेट हो रहा है, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया सेट हो रहा है। मतलब वही है, मतलब समझ लो स्टेरिक इफेक्ट जो बस के अंदर धक्का मुक्की होती है ना भीड़ होने पर, वही स्टेरिक इफेक्ट है। भाई जगह की कमी होगी तो एक दूसरे को जगह देना चाहिए, समझ गए। अब देखो, और ये तो आपको पता ही है कि अगर ऊर्जा ज्यादा होती है तो स्थायित्व कम होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। मान लो आपके अंदर भयंकर ऊर्जा है, आज आपके अंदर इतनी ऊर्जा है पूछो मत, तो क्या आप एक जगह टिक पाओगे? नहीं, कभी उधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ।
ऊर्जा अगर ज्यादा होती है तो आप एक जगह थोड़ी टिक पाएंगे, मतलब आपका स्थायित्व तो नहीं है, आप स्टेबल नहीं है अगर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है तो। और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, बिल्कुल मरे वैसे पड़े हैं, एक जगह पड़े रहोगे, अब इधर उधर थोड़ी भाग पाओगे। तो अब अगर आपके पास एनर्जी कम है तो आप स्टेबल हो जाओगे, है ना। तो ये चीज है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को करना है, ये चीजें होती है। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है बताओ, समझ में आया? मुझे ये बताओ, क्या स्टेरिक इफेक्ट समझ में आया? कि एक बार मैं फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, कुछ भी नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल है और अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर बल्कि ग्रुप पास पास में, पहली कंडीशन है बल्कि ग्रुप होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है वो पास पास होने चाहिए। बल्कि ग्रुप तो इसके अंदर भी है CH3 लेकिन ये दूर दूर है, और अगर दूर दूर है तो वहां पर त्रिविम बाधा नहीं लगेगी। बस के अंदर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक उधर खड़ा है, तो उसको आप धक्का नहीं देंगे उधर जाकर के, मारेगा लपड़। भाई पीछे जाके आप उसको धक्का देके आ रहे हो तो थोड़ी, अगर आप उसको कुछ कर रहे हो, धक्का आप कब दोगे? जब फंसे हुए हो सारे के सारे, यानी कि जब आप बहुत पास पास हो ना, तब आप धक्का दोगे। और जब ये जो धक्के वाली बात है ना, यही स्टेरिक इफेक्ट है। तो एक बार परिभाषा को ढंग से पढ़ो, इस एग्जांपल से आप चीजें समझ आओगे। और ट्रांस एलिकन का स्थायित्व ज्यादा क्यों होता है, रीजन पूछ ले तो वो क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविम प्रभाव। क्लियर? अरे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बताओ। ट्रांस एलिकन का स्थायित्व ज्यादा क्यों होता है, बताओ। चल बताओ इसको। अब सवाल कैसे आते हैं सर? सर सवाल कैसे आते हैं सर? चलो मैं बताता हूं, इसको लिखो, पहले लिख लिया होगा। सवाल कैसे आते हैं मैं बताता हूं। एक तो सवाल इसके अंदर आता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन देगा, मतलब सबसे तीव्र SN2, फास्ट SN2 रिएक्शन देगा। बताओ सवाल कैसे बन रहे हैं, मैं मतलब कह रहा हूं। एक तो सवाल ये बनेगा, चार आपको कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसमें से किस में फास्ट SN2 रिएक्शन होगी। पहला सवाल ये बनेगा, बता दोगे नहीं बता पाओगे? बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना। ध्यान रखना कि त्रिविम प्रभाव जो होता है वो SN2 रिएक्शन की दर को कम कर देता है। एक चीज नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि त्रिविम प्रभाव SN2 रिएक्शन की दर को घटा देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, त्रिविम प्रभाव जो SN2 रिएक्शन होती है, सर SN2 रिएक्शन क्या होती है, अभी अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब पढ़ेंगे, जब अपन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो SN2 रिएक्शन होती है, SN1 SN2 दो प्रकार की होती है। SN2 रिएक्शन की रेट को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविम प्रभाव। याद रख लोगे? क्या याद रखोगे, एक बार फिर से बताओ कि जो स्टेरिक इफेक्ट होता है, त्रिविम प्रभाव जो होता है वो SN2 रिएक्शन की दर को घटा देगा। अब सवाल इसको लेकर के बनेगा, निम्न में से कौन सा ज्यादा SN2 देगा, कौन सा ज्यादा फास्ट SN2 देगा, कौन सा यौगिक कौन सा देगा। देखो चार कंपाउंड में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक मैंने आपको ये दे दिया CH3Cl, ठीक है। एक मैंने आपको ये दे दिया CH3CH2Cl, एक मैंने ये दे दिया CH3CHCl, ठीक है। और एक मैंने आपको ये दे दिया, थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिखूं ना तो और बढ़िया रहेगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया CH3Cl, फिर मैंने लिख दिया CH3CH2Cl, फिर मैंने लिख दिया CH3CH3CHCl, और फिर मैंने लिख दिया CH3। ये चार कंपाउंड है, इनके अंदर आपको निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा किसमें है, बताओ। ये अगर आपको समझ लिया ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको बताओ, देखो ये नॉर्मल है, ये आपका 1 डिग्री है भाई, जिससे ये जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे 2 कार्बन और इससे 3 कार्बन, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये ऊपर लिख दूं, ऊपर लिख देता हूं, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री, ठीक है ना। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बताओ इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, कौन देगा बताओ। देखो इसको मैं थोड़ा सा और खोल करके लिखूं ना, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ये हाइड्रोजन सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl, तो CH3Cl ही हुआ ना। इसको मैं चाहे यूं कहूं CH3Cl, या फिर मैं ऐसे लिखूं, एक ही बात है। इसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, ये हाइड्रोजन CCl, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये भी वही बात हुई, CH3 CH2Cl वाली बात हुई। और इसको भी मैं ये हाइड्रोजन को इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, इधर लिख दिया मैंने इसको, तो ये भी वही बात हुई। चलो अब बताओ, अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं यहां पर क्या होगा, अपन को क्या करनी है, प्रतिस्थापन। SN2 रिएक्शन क्या होती है, प्रतिस्थापन करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, वहां पर से किसी को हटा करके कोई और आता है। तो यहां पर मान लो जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है OH, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH है और ये अटैक करना चाहता है। तो यहां पर कोई बल्कि ग्रुप है नहीं सर, सारे के सारे हाइड्रोजन है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। मतलब ये इसके अंदर यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, जहां से चाहे वहां से अटैक कर सकता है। समझ गए मेरी बात को। ये जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर कहीं से भी जहां से चाहे वहां से अटैक कर सकता है, जहां से चाहे वहां से अटैक कर सकता है। इसके अंदर त्रिविम बाधा नहीं है, इसके अंदर कोई त्रिविम बाधा नहीं है, इसके अंदर त्रिविम बाधा है ही नहीं, त्रिविम बाधा नहीं है, तो ये SN2 रिएक्शन देगा। और कैसे देगा, सबसे फास्ट देगा, ठीक है ना, जहां से चाहे वहां से SN2 दे देगा। अब यहां पर देखो, इसी को OH को यहां पे इमेजिन करिए। अब यहां पर ये OH क्या इधर से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और हमें क्या पता है कि जहां से बल्कि ग्रुप लगा हुआ है वहां से तो वो अटैक नहीं करने देगा, जहां पे चौकीदार खड़ा है वहां से तो वो घर में नहीं घुसने देगा, ये तो फिक्स बात है। तो यहाँ पर आगे वाले दरवाजे पर तो ये लगा हुआ है, लेकिन ये पीछे वाले से हाँ यहां से जा सकता है। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा तो है, थोड़ी त्रिविम बाधा है, ठीक है ना, थोड़ी त्रिविम बाधा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो SN2 रिएक्शन दे देगा, SN2 रिएक्शन यहाँ पे ये दे देगा, लेकिन कैसी होगी, धीमी होगी। SN2 रिएक्शन धीमी होगी भाई, पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं OH की बात करूं तो क्या ये इधर से अटैक कर सकता है, नहीं सर। इधर से कर सकता है, नहीं सर। इधर से हाँ, इधर से कर सकता है, हाइड्रोजन है इधर केवल, इधर से ये अटैक कर सकता है। तो त्रिविम बाधा तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर त्रिविम बाधा तो है, त्रिविम बाधा इसमें भी है। और यहाँ पर SN2 रिएक्शन भी यहाँ पे दे देगा, लेकिन ये कैसी होगी, वेरी स्लो होगी, वेरी स्लो। यहाँ पर धीमी यानी कि स्लो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे फास्ट है और यहाँ पर वेरी स्लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये OH आया, क्या ये इधर से अटैक कर सकता है, क्या ये इधर से अटैक कर सकता है, कहीं से भी नहीं अटैक कर सकता। मतलब इसके अंदर त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है, मतलब इसके अंदर त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है, और ये जो है वो आपका SN2 रिएक्शन देगा ही, ये आपका SN2 रिएक्शन देगा ही। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार फिर समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुन लो। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा 4 कंपाउंड है, अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले इसके अंदर, तो ये होगा इसके अंदर ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा, ये वाला ऑर्डर होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा आपका CH3Cl, क्योंकि इसके अंदर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो उस न्यूक्लियोफाइल को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है तो सबसे फास्ट रिएक्शन यही होगी। यहां पर देखिए, यहां पर 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, 3 CH3 लगे हुए हैं, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH, ये कहीं से भी अटैक नहीं कर पाएगा, ये कहीं से भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप का काम ही क्या होता है, ये
जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको न्यूक्लियोफाइल से प्रोटेक्ट करना, बचाना, तो ये यहाँ पे इसको बचा लेंगे पूरी तरीके से। चारों तरफ से त्रिविम बाधा है इसके तरफ, चारों तरफ से बल्कि ग्रुपों ने घेर रखा है। तो यहाँ पर जो थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना, वो SN2 रिएक्शन ही नहीं देता। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जो थर्ड डिग्री टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं, वहां पर टर्सरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल दे रखा है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। और कारण पूछेंगे, कारण है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक बार फिर से बताऊंगा, आया समझ मुझे बताओ। पहले इतना सा बता दो कि आपको समझ में आया, एक बार फिर से बताओ। आया? मैं ये कह रहा हूं चार है आपके पास CH3Cl, और ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। ये नॉर्मल है एल्किल हैलाइड, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एक होता है R ग्रुप और उसके साथ लग जाता है X, तो इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है ना? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। समझ गए मेरी बात को? एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या होता है यार? एल्किल क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, उसको एल्किल कहते हैं। और हेलाइड क्या होता है? फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइड, उसको हेलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, साथ में हेलाइड लगा हुआ, तो एल्किल हेलाइड है। अब इसके अंदर इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये सेकेंडरी है, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये टर्सरी है, इससे 1 कार्बन ही जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। और एग्जाम में सवाल इतना सिंपल पूछते हैं, वो कभी कभार आपको ये दे देगा कि निम्न में से कौन सा टर्सरी एल्किल हेलाइड है। पिछली बार आया था सवाल, निम्न में से कौन सा जो है वो टर्सरी एल्कोहल है और निम्न में से कौन सा टर्सरी एल्किल हैलाइड है। एक एक सवाल दोनों एग्जाम में आ गए, इतना बेसिक से सवाल उठाते हैं। मैं तो आपको तह तक लेके जा रहा हूं। एग्जामिनर कितना भी आगे बढ़ जाए तो अपन का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सवाल बहुत बेसिक सा आएगा। मैं जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, उनको ध्यान में लिखो, नोट करके लिखो। मैं क्यों बता रहा हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, क्योंकि सवाल आया हुआ है। उन चीजों को आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जो भी बताऊं ना उनको लिख लिया करो। आपको जो भी जैसी भी भाषा में समझ में आए वैसे लिख दो। कोई नहीं देखते हैं आपके नोट्स, कोई नहीं देखेगा। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है तो बस आपको बढ़िया नोट्स बनाने हैं जैसे आपको समझ में आए। इसलिए ये क्लासें हैं। आपको कोई बुक थोड़ी छापनी है कि आगे और कोई पढ़ेगा, नहीं। समझ गए मेरी बात को? चलो, ये समझ में आया कि फिर से बताऊं? देखो, मैंने यहाँ पे कहा कि अपन जो है वो त्रिविम बाधा से SN2 रिएक्शंस की रेट निकाल सकते हैं। कैसे? कि त्रिविम बाधा जिसके अंदर होगी वो SN2 रिएक्शन की दर को घटा देगी। जैसे कि इसके अंदर जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ रही है वैसे वैसे SN2 रिएक्शन की दर घट रही है। देखो, इसके अंदर SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट थी, इसके अंदर धीमी होगी, इसके अंदर बहुत धीमी होगी, इसके अंदर SN2 रिएक्शन ही नहीं है, ये SN2 रिएक्शन ही नहीं देगा। समझ गए मेरी बात को? थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन ही नहीं देगा, ये CH3Cl सबसे फास्ट देगा। समझ गए मेरी बात को? समझ गए कि नहीं समझे बताओ? तो एक चीज नोट करके लिखना, नोट करके लिखना इस चीज को कि टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, और एनसीईआरटी में इसकी जगह एग्जांपल दे रखा है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और मैंने ये जो लिखा है ना, ये ब्यूटिल क्लोराइड ही है। ये क्या है? ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड। भाई एल्किल की जगह ब्यूटिल ले लिया, हैलाइड की जगह क्लोराइड लिख दिया, ये कोई नहीं है, इसमें ज्यादा मत बचे नहीं करना। टर्सरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। इस चीज को नोट करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारण पूछ ले सर, कारण क्या है? तो कारण है त्रिविम बाधा या त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है ना? टर्सरी एल्किल हैलाइड कैन नॉट गिव SN2 रिएक्शन। क्यों नहीं देते? रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। बताओ, समझ में आया? बताओ, समझ पाए? समझे नहीं समझे मुझे बताओ। बेटा उसको लिख लो, इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से, ऐसे कचरा मत करना तुम, बढ़िया तरीके से लिखना। चलो, अब देखो, मैं एक आपको सवाल देता हूं। मैंने आपको एक सवाल दे दिया, क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सबसे तेज SN2 रिएक्शन देगा? ठीक है, ऑप्शन ए में CH3Cl, ऑप्शन बी में CH3CH2Cl, ऑप्शन सी में CH3CH3CHCl और ऑप्शन डी में CH3Cl। ये क्वेश्चन तो ये। और सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक SN2 रिएक्शन नहीं देगा? SN2 रिएक्शन नहीं देगा। और चारों ऑप्शन यही है, इसके भी ऑप्शन यही है, इसके ऑप्शन भी यही है। बताओ क्या आंसर होगा? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सबसे तेज SN2 रिएक्शन देगा? हमने क्या पता है? हमें ये पता है कि भाई साहब जो त्रिविम बाधा होती है ना, स्टेरिक एंडोरेंस होती है ना, वो SN2 रिएक्शन की दर को घटाती है। नोट करके लिखा है मैंने। यानी कि जिसके अंदर त्रिविम बाधा होगी और जितनी ज्यादा होगी वो उसके अंदर उतना ही कम उसके अंदर SN2 रिएक्शन होगी, और जितनी त्रिविम बाधा नहीं होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी वो सबसे तेज दे देगा। तो यहां पर CH3Cl जो है, इसके अंदर कोई भी CH3 ग्रुप नहीं है। देखो ये तो वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इसकी बात नहीं हो रही। ये वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम बाकी इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई CH3 ग्रुप नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। अगर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल किधर से भी अटैक कर सकता है। यानी कि सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कौन देगा? CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। कौन देगा? मेथिल क्लोराइड। और सेकंड में पूछ लिया कौन SN2 रिएक्शन नहीं देगा? जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे, जितनी ज्यादा स्टेरिक एंडोरेंस होगी, बल्कि ग्रुप को मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक नहीं करने देंगे बल्कि ग्रुप, और उसके अंदर स्टेरिक एंडोरेंस सबसे ज्यादा है। मतलब ये आपका इसका आंसर ये हो गया, सेकंड का आंसर ये, फर्स्ट का आंसर तो ये और सेकंड का आंसर वो है। समझ गए? और यहाँ पे इसको सीधा भी कर सकते हैं कि SN2 रिएक्शन कौन नहीं देता है? टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी कौन सा है? ये रहा सर, टर्सरी एल्किल हैलाइड तो ये है सर। सोचना भी नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट से करते हैं तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि सर इसके अंदर तीन बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल किधर से भी अटैक नहीं कर सकता, मतलब SN2 रिएक्शन नहीं होगी सर। समझ गए? और अगर आप लाइन याद है कि सर जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं ना वो SN2 रिएक्शन नहीं देते, तो ये टर्सरी रहा। समझ गए मेरी बात को? और अगर इसके अंदर आपको ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला ऑर्डर है, बस ये वाला ऑर्डर है। तो सवाल कैसे भी आ सकता है, उसकी कोई अपन को ये नहीं कह सकते कि सवाल ऐसा ही आएगा, लेकिन सवाल के पैटर्न फिक्स है। वो आपको क्या पूछेगा? SN2 रिएक्शन का सबसे ज्यादा तेज कौन देगा, सबसे मतलब, या ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर कौन SN2 रिएक्शन नहीं दे देगा, ये सवाल पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा। ठीक है ना? तो स्टेरिक एंडोरेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। चलो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको, यही सवाल बनेगा। ठीक है ना? SN2 रिएक्शन की दर को ये घटा देता है, इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज अपन और देख लेते हैं, एमाइन में सारियता से भी कभी कभी सवाल बन सकता है। रिएक्टेस क्या चांस है एमाइन की सारियता को लेकर के, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, उससे लेकर के सवाल बन सकता है। ठीक है ना? एमाइंस की सारियता, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, एमाइन की सारियता क्या होती है? एमाइन की सारियता मतलब क्या होती है? मैं चलो एक आपको सवाल देता हूं, पूछने से कोई मतलब है, क्वेश्चन ही देते हैं सीधा। मैंने आपको ये कह दिया कि एक है नाइट्रोजन, CH3 CH3 CH3, एक ये है CH3 NH CH3, एक ये है CH3 NH2, और एक ये है
ये चार आपके सामने दे रखे, मुझे इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। अगर आपने सारी क्लासें देखी है तो इसका आंसर आप बता पाओगे। मुझे इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। सारिता का क्रम क्या होगा बताओ। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपने क्लासें देखी है तो इसका आंसर फट से दे दोगे आप, अगर ध्यान से क्लासें देखी है तो। बताओ क्या आंसर होगा। इतना और बता देता हूं, ये 3 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, और ये अमोनिया है। ये सॉरी ये अमोनिया का जो भी है, चलो इसको बताओ। अमोनिया ही तो होता है यार, मैं भी पागल हो गया। चलो हाँ, जो भी है इसके अंदर आंसर बताओ कि इनके अंदर हम सारिता का ऑर्डर क्या होगा। सारिता का ऑर्डर क्या होगा, एक हिंट दे दूं मैं आपको, इंडक्टिव इफेक्ट से होगा। इंडक्टिव इफेक्ट से ये सवाल होगा। कैसे होगा बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट से सवाल होगा, कैसे होगा। एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जो सारिता होती है वो सारिता प्लस आई के समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी, बिल्कुल बताई थी। मैंने वहां पे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की जो है वो ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर निकालना है तो माइनस आई बटा प्लस आई, यानी कि माइनस आई के तो समानुपाती होगा और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बेसिक स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो प्लस आई के समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लस आई वाले ग्रुप हैं तो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और माइनस आई वाले बढ़ाएंगे, यानी कि माइनस आई अगर कहीं पर लगा हुआ है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जितने ज्यादा लगे हुए हैं बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। समझ गए, तो ये इसका मतलब है। अब इंडक्टिव इफेक्ट से ये कैसे सवाल होगा, देखो CH3 क्या है, CH3 क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। आप कहेंगे सर बल्कि ग्रुप, हाँ बल्कि तो होते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने पढ़ा प्लस आई और माइनस आई, तो ये CH3 क्या थे, प्लस आई ग्रुप थे। भाई इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई कौन थे, जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई समूह थे कि नहीं थे। और प्लस आई वाले क्या करते हैं, सारिता बढ़ाते हैं। प्लस आई वाले क्या करते हैं, सारिता बढ़ाते हैं, बेसिसिटी बढ़ाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। मतलब जितने ज्यादा प्लस आई वाले समूह होंगे सारिता उतनी ज्यादा होगी। इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप इसमें, तो सारिता सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद दो इसमें तो इसकी, इसमें एक है और इसमें कोई नहीं। यानी कि सारिता का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और उसके बाद अमोनिया। यही तो ऑर्डर हो जाएगा, यही तो ऑर्डर हो जाएगा। भाई इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको लगाना आ रहा है तो यही तो ऑर्डर होगा, और क्या होगा मुझे, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है गैस फेज में। ये मैंने जो अभी बताया ना, ये होता है गैस फेज में, ये ऑर्डर, ठीक है ना। अब मैं इसको और लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया ये एग्जांपल, इसको आपको एक्वस फेज में बताना है। एक्वस फेज के अंदर इसका क्या ऑर्डर होगा, या फिर मैं कह सकता हूं H2O के अंदर, है ना, पानी के अंदर। अब इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, यही रहेगा या चेंज होगा। मैं ये कह रहा हूं ये तो गैस फेज के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक्वस फेज में यानी कि जल के अंदर इनको रखूं तो सारिता का क्रम यही रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, या चेंज हो जाएगा, क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ। क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, फिर अमोनिया। अब ऑर्डर ये होगा एक्वस फेज के अंदर, ऑर्डर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो 3 डिग्री है ना, इसके अंदर त्रिविम प्रभाव लग जाता है, इसके अंदर त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है, और एक सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाता है, सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाता है। ये कारण है, ये कारण है। इन दो कारणों की वजह से इसके अंदर ऑर्डर ऐसा आता है। गैस फेज के अंदर यहां पर स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगता, गैस फेज के अंदर स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, इसलिए ऑर्डर ये आएगा। जबकि जो एक्वस फेज है ना, जल के अंदर ही स्टेरिक इफेक्ट लगता है, जल के अंदर ही स्टेरिक इफेक्ट लगता है। इसकी वजह से यहां पर जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है उसकी सारिता सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि एल्किल हैलाइड जो होता है ना, टर्सरी एल्किल हैलाइड, उसके अंदर सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है,
है ना। त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी वो क्षारीयता को घटाएगी। त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने आपको बता दिया। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो रट लो कि गैस फेज के अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया और इसके अंदर एक्वस फेज के अंदर 213 अमोनिया। इसके अंदर 3 to 1 कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही एमाइन की क्षारीयता का ऑर्डर है। वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। बस एक्वस फेज वाला याद रख लेना। क्यों रखना? क्योंकि इसके अंदर जो है एक्वस फेज में आते ही इसके अंदर स्टेरिक एंड्रेंस लग जाता है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बदल जाता है, वो है 213। अब जो है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड का सबसे ज्यादा नहीं होता है, त्रिविम प्रभाव की वजह से ये पीछे चला जाता है, इसकी क्षारीयता घट जाती है त्रिविम प्रभाव के कारण। ठीक है, चलो 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 ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। जितना मुझे बताना था मैंने आपको बताने का प्रयास पूरा किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से मैं थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, फिर घर पे जाके बार बार प्रैक्टिस करना, कहीं पे सवाल मिले प्रैक्टिस करना। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको कहीं से इधर उधर 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 मुंह मार करके मतलब इकट्ठा करके एक बढ़िया वे में प्रेजेंट करने का प्रयास किया। हो सकता है छोटी मोटी गलतियां हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैटर ज्यादा मिलता नहीं है, एक अच्छा कंसेप्ट है। आप सोचिए एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर कहाँ पे मिलेगा? ये चीजें नहीं मिलती है ज्यादा। एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता, तो वो चीजें बहुत कम मिलने देखने को मिलती है। लेकिन अपने सिलेबस में था तो ये करवाना था। ठीक है, और मैं नहीं चाहता जो सिलेबस में चीजें वो मैं छोड़ दूं। कि टीचर क्या करते हैं, जो सिलेबस में उसको नहीं करवा रहे, फालतू की चीजें करवा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? उससे कुछ क्या हो जाएगा? सवाल तो सिलेबस में से आएगा। तो वो ठीक है, एक बार मैं चलो इसको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले स्टेरिक इफेक्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया एस्टरिफिकेशन वाला एग्जांपल। मैंने एस्टरिफिकेशन वाला एग्जांपल बताया कि बेंजोइक एसिड जो होता है उसके अंदर अगर कोई बल्क ग्रुप नहीं लगे हुए तब तो एस्टरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर उसी बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो पोजीशन पर, ये चीज लिख लेना कि बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो स्थिति पर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो एस्टरिफिकेशन नहीं होगा। नोट कर लेना वहां पे, ठीक है। तो वहां पर एस्टरिफिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर बल्की ग्रुप लगे हुए रहते हैं, और बल्की ग्रुप का काम ही क्या होता है? उस फंक्शनल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बचाना। फंक्शनल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बचाने का काम होता है। अगर वो वहां पर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो वो अटैक नहीं करने देंगे, और अगर अटैक नहीं करने देंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एस्टरिफिकेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जबकि पहले वाले में क्या था? बल्की ग्रुप थे ही नहीं, तो उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं न्यूक्लियोफाइल को, तो एस्टरिफिकेशन हो गया। समझ गए मेरी बात को? और एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि हमारा घर है, और अगर घर के कोई चौकीदार नहीं रखे हुए तो चोर किधर से भी घुस सकता है। अब सेकंड कंडीशन में हमने दोनों तरफ चौकीदार रख दिए, नहीं घुस सकता। ठीक है ना, अब चोर चोरी नहीं हो सकती, वैसे एस्टरिफिकेशन नहीं हो सकता। पहले वाले में चोरी हो सकती है, एस्टरिफिकेशन हो सकता है क्योंकि चौकीदार नहीं है, बल्कि ग्रुप नहीं है। सेकंड कंडीशन मैंने बताई कि जो एनसीईआरटी में आपकी परिभाषा दे रखी है कि जब किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, जब किसी मॉलिक्यूल में दो बल्की ग्रुप पास पास में होते हैं तो उनके बीच जगह की कमी होगी। जब किसी मॉलिक्यूल में बल्की ग्रुप, भारी समूह पास पास होते हैं तो बीच में जगह की कमी होगी, और जगह की कमी होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, और इसी को अपन स्टेरिक इफेक्ट कह देते हैं। सिस और ट्रांस का एग्जांपल मैंने बताया एल्किन का। ट्रांस एल्किन ज्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि उसके अंदर CH3 समूह दूर दूर हैं। CH3 समूह क्या है? दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो उसके अंदर त्रिविम प्रभाव नहीं लगेगा, स्थायित्व ज्यादा होगा उसका। जबकि इधर जो सिस वाला था उसके अंदर CH3 पास पास थे, दूरी कम थी दोनों के बीच में, प्रतिकर्षण ज्यादा था, त्रिविम प्रभाव ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, स्थायित्व कम। समझ गए मेरी बात? चल, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आपको टर्सरी एल्किल हैलाइड की, कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, क्या चीज मैंने बताई थी कि जैसे जैसे त्रिविम प्रभाव बढ़ता है SN2 रिएक्शन की रेट घटती है। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 विल डिक्रीजेस। ठीक है ना, डिक्रीज होगी जैसे जैसे त्रिविम प्रभाव बढ़ता है, SN2 रिएक्शन की रेट घटती है। समझ गए मेरी बात को? फिर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री
कि किसके अंदर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी। टर्सरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते ही नहीं, है ना, टर्सरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है, क्योंकि तीन तीन जगह से बल के ग्रुप ने घेर रखा है, न्यूक्लियोफाइल कहीं से अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो कैसे होगी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं हो पाएगी। बस फिर मैंने आपको एमीन की सारियता का ऑर्डर बता दिया कि भाई साहब नॉर्मली 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया हो जाएगा। और अगर वो एक्वस फेज में पूछ रहा है, जल में पूछ रहा है, तो जल के अंदर जैसे ही आता है उसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है, और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से एक और लगता है सॉल्वेशन इफेक्ट, लेकिन इतना डीप अपन को नहीं जाना। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से जो टर्सरी एल्काइड, टर्सरी एल्किल, टर्सरी एमाइन जिसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा थी गैस फेज में, अब उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है। स्टेरिक इफेक्ट क्षारीयता अम्लीयता को घटाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, ऊर्जा बढ़ती है, स्थायित्व को घटाता है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर स्टेरिक इफेक्ट के बारे में था। और भी चीजें अगर आपको कहीं से मिल रही है आप बिंदास कर सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है, जो चीजें आपको एनसीईआरटी मिलेगी उससे 10 गुना ज्यादा मैंने बताया है, सबसे सिंपल वे में बताया है। और अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि एक हौसला हमें मिलता रहे और हम लगातार क्लासें लेते रहें। ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं हम आपसे मांग रहे हैं। अगर एक ये चीज हो जाती है तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, वो सही गलत की पहचान हो जाती है उससे। नहीं तो फिर तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स नहीं रहेगा, तो फिर मतलब एक व्यक्ति कितना मोटिवेट रख सकता है, ये तो तुम खुद समझ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।